नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो उसकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। अब हम नेक्स्ट कुछ देखते हैं। एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या है। देखिए इसमें क्या है कि मैग्नीज यहाँ पर लिखा है Mg होता है मैग्नीशियम, Mn होता है मैग्नीज। HNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, परंतु जिंक तथा HNO3 से H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि यह क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक क्या है। अगर आपको ऑक्सीकारक नहीं पता तो पिछले लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बताएं, उसी में ऑक्सीकारक और अपचायक भी बताया गया है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्या है, HNO3 से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सेम रहेगा मैग्नीज के साथ में भी, तो मैग्नीज HNO3 से क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और मैग्नीज नाइट्रेट, यानी कि जो धातु होती है उसी के संगत लवण बनता है। लेकिन क्या कह रहा है, ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा है कि ये जो Fe होता है यानी कि आयरन होता है, वो ये रिएक्शन नहीं देता। मतलब रिएक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो ये रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और तो अगर क्वेश्चन आए कि आयरन जो होता है यानी FeHNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्यों, तो आंसर लिखना क्या होता है, यहाँ पर Fe क्या हो जाएगा, HNO3 क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या बन जाएगी इन दोनों की, तो बनेगा फेरस नाइट्रेट और बन जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हंसाने वाली गैस बोलते हैं यानी कि लाफिंग गैस, और निकल जाएगा आपका जल। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। आगे देखिए कि कुछ रिएक्शन दी गई हैं क्षारकों के धातु के साथ अभिक्रिया। तो अब आ जाएगी हमारी, पहले हमने आपको बताया था अम्ल की धातु के साथ क्रिया, अब बता रहे हैं क्षार की धातुओं के साथ क्रिया। तो आइए देखते हैं। तो कुछ रिएक्शन यहाँ दी हुई हैं, तो देखेंगे। तो कुछ धातुएं में नाम लिखा है Al, Zn, Sn, Pb आदि क्षारकों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। तो ये कुछ धातुएं हैं, देखना ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो क्षारक होते हैं, कुछ क्षार मतलब धातुएं क्षारकों से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। तो कौन कौन सी है, Al, ठीक है, Zn, Sn, Pb। अब देखिए इनकी रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, मतलब आपके हिसाब से बड़ी है रिएक्शन। तो ये लिखा है आपका एल्यूमिनियम, और ये लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो क्या बनाएगा, NaAlO2 बनाएगा। इसका नाम लिख लेना, इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम आपको बोल देते हैं, लिख लेना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, और कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस, ये तो बता दिएगा। सेम रहेगा जिंक, क्या रहेगा, जिंक का NaOH के साथ क्रिया। देखिए यहाँ पर बस जिंक के साथ NaOH का जलीय विलयन नहीं रहता है, बाकी देखिए एल्यूमिनियम में भी जलीय विलयन रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, Sn में भी और Pb में भी। तो ये देखिए इस रिएक्शन को हम बाद में बताते हैं। अभी आपको ये तीन रिएक्शन कौन कौन सी, एक ये वाली और दो ये वाली, ये कॉमन रिएक्शन है। कॉमन मतलब कैसे, सिर्फ अगर गौर करें आप यहाँ पर कि ये मल्टीप्लाई नहीं देखना है आपको, तो इसकी बात कर रहे हैं, ये इसको छोड़ दो, केवल इस रिएक्शन को भी छोड़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप केवल किसका फ़र्क है, एल्यूमिनियम का, यहाँ किसका फ़र्क है, Sn का, और यहाँ Sn का फ़र्क है, यहाँ Pb का फ़र्क है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे NaOH है और H2O है, यहाँ पे भी NaOH है, H2O है, और आपका यहाँ पर भी लास्ट में क्या, NaOH और H2 है। दूसरी बात, निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी। तो मेन उत्पाद कौन सा रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा NaAlO2, यहाँ पे Na2SnO3, और यहाँ बनेगा आपका PbO3। तो ये तो आपका रहे कॉमन। इसके बाद ये वाली रिएक्शन आप अलग से थोड़ा सा याद रखना। वैसे कॉमन इसमें देखें तो हाइड्रोजन गैस तो सभी में है, बस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं। अगर इन तीन रिएक्शंस में कॉमन देखें आप, इन तीन रिएक्शन में कॉमन देखिएगा क्या है, इन तीन रिएक्शन बनाना देखिए कि मतलब कैसे रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए सोडियम सभी में है, Na2 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 Na2, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा O2 और यहाँ पर भी हो जाएगा
ठीक है। तो इस वाले में केवल O2 है, ऊपर वाले में O2 है दोनों में, और नीचे वाले में दोनों में क्या रहेगा, O3 रहेगा। बीच में क्या रहेगा, जो भी धातु क्रिया कर रही होगी। मतलब क्या है, फिर से समझें, जैसे यहाँ पर Zn धातु है तो बीच में यहाँ पर Zn है, यहाँ पर Sn धातु है तो बीच में यहाँ पर भी Sn है, और यहाँ पर क्या है, Pb है तो यहाँ पर भी क्या है, Pb है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। कैसे, फिर से एक बार देख लें कि ये वाली रिएक्शन में, इसमें जैसे NaOH H2O कॉमन रहेगा इन 3 रिएक्शंस में। ठीक है, और यहाँ तो यहाँ पर हम बता रहे थे आपको कुछ कॉमन के बारे में। तो यहाँ पर क्या कॉमन रहेगा, NaOH H2O, यहाँ पर NaOH H2 कॉमन रहेगा, यहाँ पर भी NaOH H2। इसके बाद ये H2 जो गैस है वो चारों में कॉमन रहेगी। इसके बाद और क्या कॉमन है, पहले नंबर पे जो भी सभी में क्या है, सोडियम। लेकिन क्या है कि इन दोनों में क्या, तीनों में क्या लगा हुआ, Na2 लगा हुआ है, केवल एल्यूमिनियम वाले में 2 नहीं लगा हुआ है। इन दोनों में देखेंगे O2 है लास्ट में, और इन दोनों में देखेंगे O3 है लास्ट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट कि सभी धातुएं अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है ना, तो सभी धातुएं अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके कौन सी गैस नहीं करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, अगर धातु में कुछ याद, वैसे तो आपको कई सारे रिएक्शन बता दिए, आप उन्हीं रिएक्शंस को याद रखना, काम हो जाएगा। ठीक है, और एक विद्युत रासायनिक सरणी पीछे हमने आपको बताएगी, वहाँ देखेंगे हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या, हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। यानी कि पिछले लेक्चर में आपको बताई गई होगी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। कौन से, धातु कार्बोनेट होगा और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया होगी। तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, आइए बताते हैं। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं आगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जब तनु अम्ल की क्रिया। देखिए तनु अम्ल क्या होता है, अम्ल में पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा कम होगी। अगर मान लो अम्ल का कोई विलयन है तो उसमें अम्ल मान लीजिए 100 ml विलयन है, मान लीजिए 100 ml है, उसमें 90 ml क्या हो जाएगा, पानी, और 10 ml क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम, उसको बोलते हैं तनु। तो तनु अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो संगत धात्विक लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। देखिए इसका मतलब क्या है, इस थ्योरी का मतलब देखिए, आप इस थ्योरी को इन रिएक्शन से समझ। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, धातु कार्बोनेट, और ये क्या लिखा हुआ है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब किससे क्रिया करेंगे, अम्ल से, तो सेम अम्ल लिया हुआ है, तो क्या बनाते हैं, संगत धात्विक लवण, यानी कि जो धातु है उसी का लवण बनाएंगे NaCl, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखें कि जब धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तो जो धातु है उससे संबंधित लवण बना देगा। अब मतलब जो धातु है और अम्ल में जो ऋणायन वाला पार्ट होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका धात्विक लवण। इसके साथ में क्या बनेगा, H2O और CO2, ये रहेगा कॉमन। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो बन जाएगा आपका, देखिए ये हो गया ऋणायन पार्ट जुड़ जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट, और क्या बनेगा, H2O और CO2। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया करके बनाएगा आपका चूना पत्थर और जल बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन अलग, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, ये आपका है बुझा हुआ चूना। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पॉइंट में, देखते हैं क्या है, तो अच्छे से समझना इसको। बिना बुझा चूना यानी कि चौक या मार्बल, अंडे के छिलके आदि रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो ध्यान रखना, बिना बुझा चूना हो चाहे चूना चौक, यानी कि जो चौक देखी होगी आप लोगों ने लिखने वाली, वो चौक हो, चाहे मार्बल हो, चाहे अंडे के छिलके हो। अंडे के छिलका आपने देखा होगा, वो वाइट कलर का जो पार्ट होता है अंडे छीलने से पहले, जिसको हम छील के फेंक देते हैं उसको छिलका बोलते हैं, तो जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, CO2 गैस जलने में सहायक नहीं होती, इसलिए CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है,
अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आग बुझाने वाले यंत्रों में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है क्यों, तो आप बता देना क्योंकि CO2 गैस जलने में सहायता प्रदान नहीं करती। आपने कभी गौर किया हो होटलों वगैरह पे क्या होता है, पंखा लगाए रहते हैं, पंखे भट्टी में लगा देते जिससे क्या वो ऑक्सीजन देते रहते हैं, हवा करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन CO2 गैस क्या होती है, आग को बुझाने का काम करती है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। एक रिएक्शन आप देखिए, ये देख सकते हैं इस रिएक्शन को, इसके बाद उदासीनीकरण को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। कम पढ़ेंगे। देखिए ये रिएक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। CO2 गैस, अच्छा ये देखिए, ये कापर कार्बोनेट है और कापर कार्बोनेट किससे क्रिया करेगा, अम्ल से, तो बन जाएगा आपका कापर सल्फेट और बन जाएगा CO2 और H2, यानी कि ये भी लवण है और ये क्या है, अम्ल। तो लवण अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, दूसरा लवण बना लेगा उसी के संगत, और क्या बन जाएगा, CO2 और H2 क्या हो जाएगा, अलग। इसके अगली बार हम देखेंगे उदासीनीकरण क्रिया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ओके, वीडियो देखते रहिए, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते रहें, पिछला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और इसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहें, बस वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।